हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपके साथ पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में अभी तक हमने घटना चक्र के पॉलिटी की बुक के 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग 1 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, भाग 2 जिसमें हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था, और भाग 3 जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, और भाग 4 जिसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा और उन पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। और भारतीय संविधान के भाग 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट किया है अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो आगे के इस सीरीज़ में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति का चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की बात कही गई है उन पर आयोग में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में। राष्ट्रपति के चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी हम इस सीरीज़ में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 52 से 72 में राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि आपका नॉमिनल हेड होता है। भारतीय संविधान में बोला गया है कि भारत का जो रियल हेड होता है वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो नॉमिनल हेड होते हैं, जिन्हें डी जूरी भी बोला जाता है, वह राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती हैं। संसद जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। हमारी पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग होते हैं। फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड होता है राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल लाया जाता है और उस बिल को पास करवाने के लिए आपको राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वह बिल अधिनियम बन जाता है, और अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो वह बिल रद्द हो जाता है। इस केस में राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जिन्हें हम इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत देश जो कि एक गणतंत्र देश है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारतीय गणतंत्र का हेड कौन है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल और डी में दिया गया है कि राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कहा गया है कि जो भारत गणराज्य का हेड होता है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य देश का मतलब होता है कि जो भारत का हेड होता है वह आपका उसके लिए इलेक्शन होते हैं, उसे इलेक्ट किया जाता है, ना कि यह उत्तराधिकार के तौर पर चलता है जैसे कि राष्ट्रतंत्र वगैरह में होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता हो वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है, और इलेक्शन के थ्रू आपके राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि क्योंकि हमारा राष्ट्रपति हमारा नॉमिनल हेड होता है, इसलिए उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमंत्री के लिए होता है, ना कि राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एजर्शन और रीजन का आपको क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह ब्रिटिश के राजा से अलग होता है, क्योंकि भारत जो देश है वह गणराज्य है, जिसके अंदर जो हमारे राष्ट्र के हेड होते हैं उनका निर्वाचन होता है। लेकिन जो ब्रिटिश के राजा होते हैं वह वंशानुगत क्रम पर चलते रहते हैं, एक के बाद अपना एक उत्तराधिकारी वो लोग चुनते हैं। चलिए आगे रीज़न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट है वह अमेरिका के राष्ट्रपति की पोस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका रीज़न दिया गया है वो गलत है। आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए और रीज़न दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। और ऑप्शन सी में दिया गया है कि ए सही है, यानी कि एजर्शन सही है और जो रीज़न है वो गलत है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें आपको बताया गया है कि एजर्शन सही है, जिसमें बताया गया था कि जो राष्ट्रपति है और हमारे राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और जो इसका रीज़न दिया गया था वो गलत है कि राष्ट्रपति की पोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की पोस्ट से मिलती है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए वह ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का होता है। जबकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वह वास्तविक प्रमुख होते हैं, अतः ये दोनों भिन्न हैं। इसलिए हमारा एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। इसमें ये बोला गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह नॉमिनल हेड होता है, उनके पास रियल पावर नहीं होती। जो रियल पावर होती है वह मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिसका हेड हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपने देश के वास्तविक प्रमुख होते हैं, उनके पास समस्त कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। एजर्शन में दिया गया है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो हमारी एजर्शन बिल्कुल सही है। भारत में जो संघीय कार्यपालिका होती है उनके मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। रीज़न, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। जो रीज़न दिया गया है वो गलत है। राष्ट्रपति की अगर शक्तियां पर कोई भी सीमा नहीं होगी तो वह निरंकुश राज्य माना जाएगा, जबकि भारत एक गणराज्य है, निरंकुश राज्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर सभी की शक्तियों पर कुछ ना कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि एजर्शन सही है और इसका रीज़न गलत दिया गया है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 53 के तहत में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसलिए हमारी एजर्शन सही है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 74 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति अपने कार्यों को पूरा करेंगे, ऐसा आर्टिकल 74 क्लोज 1 में बताया गया है। इसलिए हमारा जो आगे रीज़न दिया गया है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं लगाई गई हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी सीमाएं असीमित नहीं हैं, उन पर सीमाएं लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आपका एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, या इसमें बोला गया है डायरेक्ट अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं, और या फिर उनके जो अंडर में अधिकारी आते हैं उनके द्वारा। ऑप्शन बी, मंत्रियों के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी,
मंत्रिमंडल के द्वारा, और ऑप्शन ई में बोला गया है कि ऊपर में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा यानी कि एक से अधिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए भी दिया गया है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ऐसा बोला गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा आर्टिकल 53 क्लॉज ए में बताया गया है। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके अंदर समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी। और आर्टिकल 53(1) में बोला गया है कि संविधान में राष्ट्रपति अपने कार्यों की शक्तियां कैसे करेगा, स्वयं करेगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वह कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या फिर भारत के मुख्य सचिव? इनमें से कौन भारत के कार्यपालिका का यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 53 क्लॉज ए के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। इस प्रकार भारतीय संघ के कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड, वह राष्ट्रपति होते हैं। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकाई शक्तियां होती हैं वह किस आर्टिकल में निहित होती हैं? आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 53 में या फिर आर्टिकल 54 में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। भारतीय संविधान में इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वह किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति के पास या फिर संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो केंद्र की सरकार होती है, हमारी केंद्र में जो सरकार होती है, उनकी शक्तियों को किसके अंदर निहित किया गया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर ऊपर दिए गए तीनों सभी में? तो यहाँ पर आपका पता है कि जो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एजर्शन, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आपके जो एजर्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। रीजन, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। यहाँ पर बोला गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वह सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित होती हैं। तो जो आपका रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। अगर आप असर्शन और रीज़न दोनों को अलग अलग कर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही सही है, लेकिन अगर आप दोनों को इकट्ठे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीज़न गलत है। मतलब जो रीज़न है वह असर्शन को
क्लियरिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न सही स्पष्टीकरण नहीं करता है आपके एजर्शन को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है, पर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एसर्शन सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यहाँ पर भी एसर्शन और रीज़न है। एसर्शन में बोला है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है। जो हमारे रक्षा बल होते हैं उनमें जो सर्वोच्च कमांड होता है वह राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। रीज़न, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। जो आपका रीज़न दिया गया है वो गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांड होते हैं रक्षा बलों में तो वह प्रधान सेनापति हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वह विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाएं, उन्हें फ्रीडम मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका जो रीज़न है वो गलत है और एसर्शन सही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें एसर्शन सही और रीज़न गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 52 के अंडर में संघ और रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश यानी कि सुप्रीम कमांड होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। किसी भी युद्ध के लिए बोलना, युद्ध को स्टार्ट करना और उसे ख़त्म करना, ये सब राष्ट्रपति के पास होती हैं शक्तियाँ, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार जो हमारा रीज़न है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, नेशन को लीड नहीं करता। तो यह किसके बारे में बात कही गई है। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, बी राष्ट्रपति के बारे में, सी प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन फिर भी वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि नॉमिनल हेड होते हैं, और वास्तविक रूप से जो शासन चलाते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए सभी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती हैं। वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री के साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें राष्ट्रपति दिया गया है कि वह राष्ट्र के प्रतिनिधित्व तो होते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनका इलेक्शन किस टाइप से होता है। डायरेक्ट होता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, या फिर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान किया जाता है राष्ट्रपति जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय के संविधान के आर्टिकल 55 क्लोज 3 के अंडर में भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। जो वोटिंग होती है वह गुप्त होती है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अर्थात जनता के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती, यानी कि जो जनता होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में डायरेक्ट भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें बोला गया है कि जो आर्टिकल 55 क्लोज 3 होता है, उसमें बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है, जिसमें गुप्त मतदान किया जाता है। और आर्टिकल 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनके लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है, और इस निर्वाचक मंडल में पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, और जो हमारे राज्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभाएं हैं, इसलिए इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और जो जनता होती है वह डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती, इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, एजर्शन। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। जो आपकी एजर्शन दी गई है वो बिल्कुल सही है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। रीज़न, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर आपका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें एजर्शन और रीज़न दोनों का सही दिया गया है, और जो एजर्शन का सही स्पष्टीकरण करता है आपका रीज़न। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और उसके लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो हमारी राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस टाइप से किया जाता है। ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, सी, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, और डी, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी और सी दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो बिल्कुल सही है। सेकंड में दिया गया है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में दिया गया है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही दी गई है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पर राज्य के विधानमंडलों के दोनों सदनों के बोला गया है, लेकिन दोनों सदनों के नहीं होते, सिर्फ विधानसभा के होते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1992 के द्वारा ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। राज्य की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जम्मू और कश्मीर की खुद की विधानसभा है, इसके बावजूद भी उनको राष्ट्रपति के चुनाव में अभी भी शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह है। यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो 70वां संशोधन था उसके द्वारा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए दिल्ली और चंडीगढ़ को, ऑप्शन बी दिल्ली और पुडुचेरी को, ऑप्शन सी दिल्ली और दमन और दीव को, ऑप्शन डी चंडीगढ़ और पुडुचेरी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण यानी कि निर्वाचक जो मंडल होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें पूछा गया था कि कौन इनमें से निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं इनके ना तो इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण यानी कि निर्वाचन मंडल में के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये थोड़ा ट्रिकी से क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर ढूंढना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है उनके सदस्य कौन कौन होते हैं। फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वे भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कट जाएगी और इसके जरिए आप अपना आंसर भी ढूंढ सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। यहाँ पर जिस ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो आपकी गलत हो जाएगी और आप डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर भी हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य। थर्ड में बोला गया है संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो थर्ड भी आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 4 में बोला गया है कि सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं बोला गया है कि सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका 4th स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ए में राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य और डी में दिया गया है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य।
और ई में दिया गया है कि ऊपर में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऐसा है जो बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग लेते हैं, यानी कि उसमें सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ पर फिर से आपको चुनाव मंडल के सदस्यों के बारे में बताना है। फर्स्ट, लोकसभा के चुने हुए सदस्य। सेकंड, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। थर्ड, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। और फोर्थ में दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो तीनों ही बिल्कुल सही है राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के बारे में। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये गलत है। राज्य के सिर्फ विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, ना कि विधान परिषद के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। ए, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। बी, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। सी, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। और डी में दिया गया है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इस मंडल में शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति को चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्लियरली नहीं दिया गया है। संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड होते हैं इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर के द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर होते हैं उनका टेन्योर खत्म होने से पहले नेक्स्ट राष्ट्रपति को इलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं, जिस दिन वह शपथ लेते हैं, उस दिन से अगले 5 सालों तक वह अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि नेक्स्ट राष्ट्रपति जो होते हैं, जब तक वह अपना कार्य नहीं संभाल लेते तो जो प्रीवियस राष्ट्रपति होते हैं वह उस पद पर बने रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में बोला गया है कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर भी राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया जाता, उसे कंप्लीट किया जाता। क्वेश्चन नंबर 23 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो शामिल होंगे। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर भी इसमें शामिल किए गए।
आर्टिकल 56 में ये बताया गया, आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे और वह अपनी पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पोस्ट पर बने रहते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी अपनी पोस्ट ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की, यानी कि जब निर्वाचन मंडल पूरा नहीं होता तो इस कंडीशन में भी किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित यानी कि रोका नहीं जाता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी कि जो निर्वाचन मंडल है उसके सभी सदस्य पूर्ण नहीं हैं। इसलिए आपका सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 में सुप्रीम कोर्ट 1682 सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही उसे इलीगल ठहराया जा सकता है। किसी भी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली जो नेम लिस्ट होती है अधूरी थी, इस आधार पर आप उसे स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है वो गलत है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। यहाँ पर बोला इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कुछ प्रेजेंटर होते हैं और कुछ उनके सपोर्टर होते हैं। जो प्रस्तावक होते हैं तो उनका अनुसमर्थन कितने लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए? 10 निर्वाचकों के द्वारा, 20 निर्वाचकों के द्वारा, 5 निर्वाचकों के द्वारा या फिर 15 निर्वाचकों के द्वारा। तो यहाँ पर आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका आना चाहिए 50 निर्वाचक। भारत के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं उनका नाम प्रस्ताव करने के लिए 50 मेंबर चाहिए होते हैं और उस नाम को सपोर्ट करने के लिए अलग से 50 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति एवं और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में 1997 में यथा संशोधित, यानी कि 1950 जो था अधिनियम उसे 1997 में संशोधित किया गया था। उसके तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों और विधायकों को प्रस्तावक होना जरूरी होता है और साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों जो कि निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1977 से पहले पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। जो यहाँ पर 1977 ईयर दिया गया है, इससे पहले जो प्रस्तावक थे और जो अनुमोदक थे इनकी संख्या 10-10 थी, लेकिन इस संशोधन के बाद से इनकी संख्या 50 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में जो फर्स्ट में बोला गया है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी वोट का मूल्य क्या होता है। राज्यों की संख्या को डिवाइड किया जाता है राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से और मल्टीप्लाई बाय 100 की जनसंख्या। सेकंड में दिया गया है कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है। इसमें दिया गया है कि सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान और डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। थर्ड में दिया गया है कि आखिरी चुनाव में 5000 मत थे। तो आपको इनमें से बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन इनमें से सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी में दिया गया है फर्स्ट एंड 3 और ऑप्शन डी में दिया है ओनली थर्ड। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है, ओनली 2। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य होता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का कुल मान और उसे डिवाइड किया जाता है निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से। तो ये इससे आपके ऑप्शन बी करेक्ट है।
आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आर्टिकल 55 में बताया गया है, जिसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही निकला है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1000 की जाती है। ऊपर दिए गए जो सूत्र फॉर्मूला दिया गया है, इसमें यदि शेष 500 से अधिक है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो अगर 500 से ज़्यादा होता है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाता है। तो जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, अगर इसके रिमाइंडर में 500 बचता है तो जो वोटिंग निकलती है उसके अंदर, जो वोट्स निकलते हैं उसके अंदर 1 जोड़ दिया जाता है, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य आर्टिकल 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार 2026 के पश्चात की पहली जनगणना से सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक, इसमें बोला गया है कि जब तक 2026 के जनगणना के आंकड़े प्राप्त नहीं होते तब तक 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो जो जनसंख्या ली गई है वह 1971 की ली गई है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। इस दिए गए उपयुक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम होता है, जो शेषफल है वह हाफ से भी कम होता है तो नहीं गिना जाएगा, और यदि ज़्यादा होता है तो उसमें 1 गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में 2017 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदाता थे, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन गलत है, उसमें 5 दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट में बोला गया है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जो सभी एमएलए होते हैं इन सभी का अलग अलग राज्य में अलग अलग मूल्य होता है, जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला गया है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य ज़्यादा हो और राज्यसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य कम हो, लेकिन यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही दी गई है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें ओनली 1 दिया गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य होता है वो कैसे निकाला जाता है? राज्य की जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। इसी कारण प्रत्येक एमएलए यानी कि विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग निकलता है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग किया जाता है, उन्हें ऐड किया जाता है, फिर उसे डिवाइड किया जाता है संसद के दोनों सदनों जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उसे डिवाइड कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत का मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है 708।
इसलिए आपके सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जिसमें ये बोला गया था कि दोनों के संसद के दोनों सदनों का मूल्य अलग अलग होता है। ये बात गलत है क्योंकि सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वह स्वयं प्रत्याशी होता है। अगर वह खुद राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, उसका मतदान करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। सेकंड में दिया गया है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यानी कि उसने अभी तक राज्य के विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध ना किया हो। और सी में दिया गया है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और डी में दिया गया है कि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर वह उस राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। इसलिए अगर मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य होता है यानी कि विधान परिषद का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी वोटों की संख्या को उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित करके जो भागफल प्राप्त होता है उसे 1000 से गुणा करने पर जो वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या की है वह किस जनसंख्या के आधार पर अभिनिश्चित की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 1971 की जनगणना। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आश्रित जो जनसंख्या ली गई थी वह 1976 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर बोला गया है 84वें संशोधन 2001 के द्वारा बोला गया है कि जब तक 2026 के जनगणना के आंकड़े आपके पास पर्याप्त रूप से नहीं आ जाते तब तक आप 1971 की जनगणना के आधार पर इलेक्शन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो इनमें से कौन सा आपके लिए आवश्यक नहीं होगा। ऑप्शन ए आयु 35 वर्ष तक हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और डी में दिया गया है कि देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है क्योंकि यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है। पढ़ा लिखा हो ये आपके संविधान में नहीं बोला गया है। भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए जो योग्यताएं बताई गई हैं तो संविधान में उस 3 टाइप की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए और वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये तीनों योग्यताएं आपके संविधान में दी गई हैं। बाकी की योग्यताएं पार्लियामेंट कानून बनाकर बना सकती है। आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। संविधान के आर्टिकल 58 क्लोज 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना उसकी अर्हता नहीं है, यानी कि उसकी ये योग्यता नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति के बारे में।
उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। सेकंड में बोला गया है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और थर्ड में बोला गया है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि सेकंड सही है, उसे 35 वर्ष की एज पूरी कर लेनी चाहिए। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए आर्टिकल 58 क्लोज 1 के अनुसार जो योग्यताएं दी गई हैं वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसलिए ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा होना। इसमें बोला गया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप भारत में ही जन्म लें। आप किसी और तरीके से अगर भारत की नागरिकता लेते हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो सही थी, जिसमें दिया गया था कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस ही करेंगे। जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उसे राष्ट्रपति के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।